मिडल ईस्ट इस वक्त आग के बारूद पर बैठा हुआ और जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं उसने हर किसी को हैरान किया। और हम लगातार बीते अगर 23 महीने की जंग को उठा करके देखें तो इजराइल कभी गजा पर बमबारी करता हुआ दिखाई दे रहा है, इजराइल कभी लेबनान पर बमबारी करता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही इजराइल जो है ईरान के ऊपर भी जंग को थोपने की कोशिश करता है, और यही इजराइल जो है यमनियों को भी उकसाने की बार बार कोशिश करता है। और फिर घुमा करके बात आ जाती है सीरिया के ऊपर, वो सीरिया जहां बशर अल असद की हुकूमत को गिराया गया, और हुकूमत को गिराने के बाद किस तरीके से जोलानी का आविष्कार हुआ, सत्ता पर विराजमान किया गया। वो जोलानी जिनके बारे में ये बताया जाता है कि साहब ये तो खासतौर पर इजराइल के ही पिट्ठू हैं। और बीते 3-4 दिन से ऐसा सीरिया में क्या हुआ कि दो ग्रुपों की झड़प में अचानक इजराइल कूदता है, और इजराइल देखते ही देखते बीते 12 घंटे के अंदर बमबारी करना शुरू कर देता है। तहरीर अल शाम के कई जो अड्डे हैं उसे तबाह किया जाता है। वो तबाह होने के साथ साथ दफ्तर को, मिलिट्री दफ्तर को उड़ाया जाता है, कई बड़े लोगों को हलाक करने का काम भी कर दिया जाता है। और इस बीच हर किसी का सवाल यही रहता है कि आखिरकार जिनको हीरो बना करके पेश किया गया सीरिया में, वो जोलानी कहां है? क्योंकि इंटरनल रिपोर्ट तो यह भी आ रही है कि जोलानी दमिश्क छोड़ करके भाग चुका है। ये पूरा खेल आखिरकार मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, इसी पर आज हम बात करेंगे सैयद शारिक अतर साहब से, जो मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट भी हैं, और उनसे जानेंगे हर एक बारीकी, आखिरकार सीरिया में ये पूरा खेल क्या चल रहा है। हमारी स्क्रीन पर इस वक्त मिडल ईस्ट एक्सपर्ट सैयद शारिक अतर साहब मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा अतर साहब कि ये बीते 12 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इजराइल को इतनी भयंकर बमबारी सीरिया के ऊपर करनी पड़ गई? क्योंकि जोलानी तो ये बताया जा रहा था कि उन्हीं का पेटेंट है, उन्हीं का पिट्ठू है, तो ये अचानक से हमलों का कारण क्या है? कैसे देखा और समझा जाए जो इस वक्त सीरिया में घटित हो रहा है? आप सबको जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और आदाब। सबसे पहली चीज नदीम साहब, ये आप समझिए कि इजराइल के क्या हालात हैं। सबसे पहले वहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो गया है, तो आपको उस नजर से पहले देखना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे जो यूटीजी, जो उनकी सहयोगी पार्टी है, लिक्विड पार्टी की, जो नेतन्याहू के साथ में जो सरकार चला रही है, जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो ज्यूस की जो पार्टी कही जाती है, यूटीजी, उसने समर्थन वापस ले लिया है। और उसके 7 सदस्य हैं, 7 उसके सांसद हैं। तो क्योंकि उसका रीजन आप जानते हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन दर्शकों को पता है कि वहां पे जो सेना में शामिल होने की वजह से, क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वो शामिल नहीं होना चाहते, हरीदी जिनको कहते हैं, और वो शुरू से इसका अपोज करते रहे। और ये बेन गुरियन जो उनके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल थे, उसी वक्त से ये सिलसिला चला आ रहा है। उन्होंने ये छूट दी थी हरीदी को कि आप धार्मिक लोग हैं, आप धार्मिक बच्चे हैं, आप धर्म का प्रचार करें और धर्म में लगे रहें, आपको सेना में सेवा देने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज ये। तो अब क्या हुआ, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर के जो यूटीजी जो पार्टी है वहां की, इजराइल की, उसने समर्थन वापस ले लिया। अब नेतन्याहू आ गया बिल्कुल पूरी तरह से क्राइसिस में। अब क्या है कि मुझे लगता है कि हमेशा, मुझे क्या, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, इतने दिन से आप कवर कर रहे हैं, इतने सालों से कवर कर रहे हैं इजराइल को, कि उसकी डॉक्ट्राइन है ये, खास करके नेतन्याहू की, कि जब क्राइसिस में कुर्सी आए तो कहीं ना कहीं पे हमले कर दो। तो ये पूरा मुद्दा जो है, और अपनी इजरायली जनता को वो दिखाना चाहता है कि देखो मैं पिटा नहीं हूं, मैं जीत रहा हूं। जैसे ईरान से पिट गया, पहले हिजबुल्लाह से भी बहुत पिटा, अभी फिर हूती उनको पीट रहे हैं जबरदस्त। तो वो सारी चीज, और जो जनता में एक अलग तरह का नैरेटिव, जीत का नैरेटिव बनाने के लिए इस तरीके की चीजों को वो कर रहा है। अब आते हैं हम सीरिया के ऊपर में। तो सीरिया जो है, वहां के जो द्रूज हैं, जिनके लीडर जो है वलीद जुमलात
जो हैं वो तो लेबनान में रहते हैं, जो एक्चुअल जो उनके सबसे बड़े लीडर हैं, और वो इजराइल की निंदा भी कर चुके हैं और इजराइल के वो फेवर में भी उस तरीके से नहीं माने जाते हैं। लेकिन इजराइल ने क्या किया कि वहां पे कुछ लोगों को खड़ा कर दिया है उन्हीं की कम्युनिटी के अंदर में, ठीक जैसे मुसलमानों के अंदर में जो है सेक्टेरियन जो एक फीलिंग उभार करके, जैसे आप समझ रहे हैं शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी और ये बरेलवी इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे करके उनकी डॉक्ट्राइन का एक हिस्सा है। और तो उस हिसाब से उन्होंने इस चीज को बढ़ाया और उनसे कहलवाया गया, या उन्होंने कहा, और कई बार उन्होंने कहा वहां के द्रूज के जो लीडर हैं, इजराइल हमें आए, हमें बचाए, और ताकि जो है इजराइल का काम आसान हो। हालांकि मैं आपको बताऊं, वो जुलानी हो या वहां के जो अभी जो लीडर है शेख अल हजीरी जो नाम है, जो लीडर है इसके, खास करके द्रूज कम्युनिटी के, जो इजराइल को समर्थन कर रहे हैं, जो इजराइल को बाज़ाब्ते बुला रहे हैं कि आप आइए हमारी हिफाजत कीजिए, जो सो कॉल्ड बचाने की और माइनॉरिटी को बचाने की बात कर रहा है इजराइल, कि हम उसमें बयान आया कल के हम सो कॉल्ड तरीके से कि हम जा रहे हैं इसलिए क्योंकि वहां की माइनॉरिटी खतरे में है सीरिया में। तो ये एक जवाब बनाया गया है, एक बेस बनाया गया है हमला करने के लिए, और इस वजह से उन्होंने हमला किया और पूरे सीरिया को जो है एक तरह से उनके जो पूरा निजाम है उसको तहस नहस करने की कोशिश की है। और मीडिया, इजरायली मीडिया भी बता रहा है लगातार कि ये कई दिनों तक जो है ये हमले चलेंगे, और ये तब तक हमले चलेंगे। इजराइल काट्स जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका कहना ये है कि जब तक ये हमारा संदेश सीरिया के लीडरशिप को नहीं समझ में आता है कि हम चाहते क्या है इनडायरेक्टली बिटवीन द लाइन्स, अगर आप समझे तो, तब तक ये हमला जारी रहेगा। क्योंकि अतर साहब, जैसे कि आपने ये बताया कि जब जब नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में आती है तब तब डाइवर्जन होता है, कभी गजा के ऊपर, कभी लेबनान के ऊपर, कभी कहीं, जिससे वो बता सके कि हम जंग जीत रहे हैं। और हमने हमेशा ये नीति भी उनकी देखी है कि किसी बड़े चेहरे को, किसी बड़े नाम को, जैसे हिजबुल्लाह के चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया, हमने देखा कि याहिया सिनवार को शहीद किया गया, इस्माइल हानिया को शहीद किया गया, और ईरान में जो कुछ हुआ उनके टॉप कमांडर को ही और उनकी मेन लीडरशिप को ही खत्म कर दिया गया। पर यहाँ ये समझने वाली बात है कि जैसे कि आपने सीरिया में बात किया, क्योंकि मैं सीरिया पर ही फोकस करके बात करूंगा, आपने जैसे कि कहा कि द्रुज कुछ इजराइल के समर्थन में भी है, कुछ खिलाफ में भी है, पर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो ऐसे भी आए हैं जो द्रुज, जिसमें लिखा गया कि गोलानी से आए द्रुज के लोगों ने खुल करके इजराइल और अमेरिका की मुखालफत की है, और उन्होंने साफ कहा है कि हमें कोई महफूज रख सकता है तो अल्लाह है, हमें ना इजराइल की जरूरत है, ना हमें डोनाल्ड ट्रंप की रहमत की जरूरत है। तो इस बयान को कैसे देखा और समझा जाए? क्योंकि इजराइल तो कल जंग में इन्वॉल्व हुआ है, उसने कल बमबारी की है, बीते 3 दिन से झड़पें चल रही है। वो झड़पें चल रही है तो किन लोगों के बीच में चल रही है आखिरकार? क्योंकि ये बताया जाता है कि द्रुज के लोग तो भाई इजराइल के साथ ही है, इजराइल आखिरकार द्रुज के लोगों पे बमबारी नहीं कर रहा तो फिर किस पे कर रहा है? देखिए, आपको मैं बताऊं, जो मेजोरिटी है वो इजराइल के सपोर्ट में नहीं है। द्रूज कम्युनिटी की अगर बात करूं तो मैं, वो होता ना कि हर कम्युनिटी में एक एक अपने पपेट को खड़ा कर देना, जैसे फिलिस्तीन में जो है महमूद अब्बास को खड़ा किया गया, तो उस तरीके से द्रूज कम्युनिटी में भी खड़ा किया है इजराइल ने, अमेरिका ने। अब रही बात कि वहां पे सिर्फ द्रूज ही नहीं है जो फाइट कर रहे हैं, कई जो कबायली इलाके हैं, कबायली लोग हैं वहां पे, वो लोग भी फाइट कर रहे हैं। कई आर्म्स जो बिल्कुल आर्म्स लिए हुए जो फाइट कर रहे हैं वहां पे, अलग अलग जो उनके अपने छोटे छोटे उनके क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट हैं, और कुछ उसमें टर्की का भी इंटरेस्ट है, जो टर्की के भी सपोर्टर हैं। तो सब आपस में ये गृह युद्ध की सिचुएशन है, सिविल वॉर की सिचुएशन है सीरिया के अंदर में, और ये जानबूझ के कियोस पैदा किया गया शुरू से, क्योंकि देखिए उनकी डॉक्ट्राइन को हमें समझना पड़ेगा। इजराइल के लोग नहीं समझते इस चीज को। पहले अगर आप देखें कि असद को उसने पहले बहुत ज्यादा बदनाम किया, असद सरकार, मैं नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा इंसान था असद, या उसका मैं सपोर्टर हूं, लेकिन कम से कम वो फिलिस्तीन समर्थक था। दूसरी चीज क्या है कि जुल्म के खिलाफ उसने बोला है, और लोग ये नरेटिव बनाया गया इजराइल के समर्थकों द्वारा और इजराइल के द्वारा, क्योंकि आईएसआईएस को उसने खत्म किया था हिजबुल्लाह के साथ में मिल करके। और आईएसआईएस और इस तरह की जितनी भी तंजीम है आप उठा के देख लेंगे तो ये हमेशा जो है, जो भी इन्होंने काम किया है वो इजराइल अमेरिका के फेवर में काम किया है। तो
वहां पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इस वक्त में जो है। आपको एक लार्जर पिक्चर आपको देखनी पड़ेगी कि सीरिया में इस वक्त पूरा सिविल वॉर की तैयारी की गई है ताकि उसको कमजोर करके हम सीरिया पे हावी हो जाए। पहले जो मजबूत था तो मजबूत पे इसराइल नहीं चढ़ता है, उससे लड़ाई नहीं करता है, पहले उसको कमजोर करता है। तो उसका जो डॉक्ट्राइन है कि पहले वहां के लोगों को खड़ा करो, अपोज करवाओ, फिर उसको डिक्टेटरशिप घोषित करो या कुछ और आरोप लगा के उस पर हमला करो, और जब फिर अपने ही लोग को बैठा दो पपेट को, फिर जब आधा कमजोर हो जाए तो फिर उस पर चढ़ बैठो और वहां के रिसोर्सेज पे कब्जा कर लो और या उसको कई रीशेप कर दो, कई हिस्सों में उसको बांट दिया जाए सीरिया को। दरअसल ये प्लान है ताकि, और ग्रेटर इसराइल का भी जो धीरे धीरे करके है जो मंसूबा है उनका, जो उनकी थॉट है, जो विचार है और कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो लगातार धाराशाही हुआ है इस और हमास ने इसको किया है, ईरान ने इस नैरेटिव को, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने गिरा दिया है कि अब ग्रेटर इसराइल तो भूल जाइए, अब जो बचा हुआ है वो भी कब तक आप रहेंगे। क्योंकि किसी भी देश में देखिए, जब तक वो देश तब तक रहता है जब उस देश की विचारधारा कायम रहती है, और विचारधारा ही अगर उसकी गिर जाए, सिविल सोसाइटी में अगर क्योस पैदा हो जाए तो वो देश लंबा नहीं चल पाता है। और यही हालात अभी इसराइल के अंदर में है, क्योंकि वो तो चाह रहा था कि ईरान में चेंज करें, लेकिन ईरान में तो चेंज नहीं हुई वहां के रिजीम। अब मुझे लग रहा है कि वहां इसराइल की रिजीम चेंज हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, या कोई गलत बात नहीं होगी, या ज्यादा नहीं होगा कुछ। जी जी अतर साहब, मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब बशर अल असद की हुकूमत को गिराया गया तब हमने खास तौर पर ये देखा था, ये तस्वीरें भी सामने आई थी कि कैसे बशर अल असद के लिए जंग लड़ते हुए खुद रशिया नजर आया, कई फाइटर जेट से बड़े बड़े हमले करते हुए दिखाई दिए। अब जुलानी की हुकूमत खतरे में है। बीते 23 महीने से हम लगातार देख रहे हैं कि रसब तैयब अर्दोगान, जो खुल करके ये कहते तो जरूर है कैमरे के आगे कि मैं इसराइल को इतना मारूंगा कि वो भूल जाएगा कि उसे किसी ने मारा था, पर अब जब जोलानी खुद रसब तैयब अर्दोगान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहा था, तो क्या ऐसा अंदेशा लग रहा है कि सीरिया में अब तुर्की और इसराइल आमने सामने होने वाले? क्या सीरिया के बाद अगला नंबर तुर्की का आने वाला है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। दरअसल पूरे दुनिया के एक्सपर्ट इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम इंतजार कर रहे हैं कि टर्की क्या करेगा। लेकिन जहां तक मैं टर्की को समझता हूँ, टर्की, जोलानी, वहां के जो द्रूज का भी अभी जो लीडर खड़ा हुआ है, इस तरह के अमेरिका, पूरा नाटो देश, क्योंकि जो ये पूरे एक, अगर हिंदी में मैं कहूँ तो एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं ये सारे, ठीक है। और ये आपको ये याद होगा कि जब अभी ईरान पे हमला किया था इसराइल ने, तो जुलानी ने, बाकी सारे अरब कंट्रीज ने कम से कम मजम्मत की थी, क्रिटिसाइज किया था इसराइल को, उसको एग्रेशन माना था कहीं ना कहीं। लेकिन इस जुलानी ने कोई एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि मैं निंदा करता हूं या उसको मैं कंडेम करता हूं, इस तरह का कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी जो खबर आई थी बीच में इंटरनेशनल मीडिया में कि जुलानी की इसराइल के साथ में मीटिंग हुई है, बीच में, इससे पहले 2-4 महीना कबल, उससे भी पहले अगर मैं बताऊं, जब ये जुलानी आया था उस वक्त जो है, और ये इतना बड़ा खतरा है दुनिया के लिए जुलानी, फिलिस्तीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है जुलानी, मुसलमानों के लिए खतरा है बहुत बड़ा जुलानी, क्योंकि जिस तरह का एग्जाम्पल सेट किया है वेस्ट के देशों ने, अमेरिका, इसराइल के साथ में के लिए, तो वो एक ऐसा रोल मॉडल फिट कर रहे कि इतना बड़ा खतरनाक खूंखार आतंकवादी, उसको लाके बैठा दिया, फिर बोलेंगे देखो आतंकवादी मुसलमान होते हैं। तो आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए। तो इस तरीके की चीजों को करके, और जो बेवकूफ लोग हैं, या जो लोग या तो अनजाने में या बेवकूफी में इस तरह के जुलानी टाइप के लोगों को समर्थन करते हैं, उनको पता ही नहीं कि हिस्ट्री क्या है, क्योंकि उनके अंदर में इतना ज्यादा सेक्टेरियन फीलिंग भर दी गई है, उनको जहर भर दिया गया है कि वो अपने क्या कहते हैं, फिरका परस्ती के नजरिए से देखते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि तुर्की जो है अभी इसी इंतजार में है कि अमेरिका आए, अमेरिका कुछ कर दे, हम बैठ के आपस में, हम तो सभी दोस्त यार हैं, मामले को खत्म किया जाए। तो ये जो मसला है, टर्की कभी भी इसराइल के साथ में नहीं लड़ेगा, वो सिर्फ बोलेगा, क्योंकि उनका बिजनेस पार्टनर है। और सबसे पहली चीज, आपको एक चीज और बताऊं कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज ने, ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज ने इसराइल को एक मुल्क की जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया एक मुल्क के हैसियत से। लेकिन टर्की वो ममालिक है जिसने इसराइल को एक मुल्क का दर्जा दिया है।
तो ये समझ लीजिए कि उनकी पॉलिसी क्या है। और इवन सिर्फ एर्दोगान ही नहीं, उनका जो अपोजिशन है टर्की की, वो भी जो है फिलिस्तीन को उस तरह से पसंद नहीं करती है। एर्दोगान का बेटा इसराइल के साथ में बहुत ज्यादा उसका बिजनेस रहा है, गोला बारूद जाता रहा है, सब बंद कर दिया टर्की ने दिखाने के लिए मीडिया में ही। अब टर्की ने जो है बिल्कुल बंद कर दिया है बिजनेस इसराइल के साथ में। लेकिन उनके जो बेटे हैं तैयब एर्दोगान के, उनका बिजनेस जारी रहा। बीच बीच में इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज रही भाई, किसी में सोशल मीडिया और किसी वैसे अननोन मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो टर्की जो है वो अभी बिल्कुल फंस गया है कि अब करे तो क्या करे। अगर नहीं करते हैं तो वो आगे तक बढ़ेंगे, क्योंकि सीरिया और टर्की और जितनी भी सारी चीजें, उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है जोलानी ने जो है दे दिया था इसराइल को। जैसे जब असद की सरकार गई थी, तो जो गोलान हाइट्स का जो पहाड़ियां और जो सारी चीजें, मेन स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है, वो पूरा का पूरा इसराइल ने कब्जा कर लिया। लेकिन इसने विरोध नहीं किया था जोलानी ने। अब क्यों करता, क्योंकि उन्हीं का पपेट है, तो फिर क्यों करे। क्योंकि जैसे कि आपने जिक्र किया गोलान हाइट्स का, गोलान हाइट्स पर नजरें बनी हुई है हर किसी की, क्योंकि गोलान हाइट्स का कुछ हिस्सा शायद मुझे लगता है कि लेबनान से भी सटा हुआ है। गोलान हाइट्स में ऐसा क्या चीजें हैं जो इसराइल चाहता है कि पूरा का पूरा गोलान हाइट्स को वो कब्जा कर ले? क्योंकि गोलान हाइट्स ही वो जगह है जहां से ईरान के जरिए, क्योंकि कई इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से ये खबरें भी सामने आई कि कहीं ना कहीं ईरान का, जब बशर अल असद की हुकूमत थी, तो सीरिया के जरिए बड़ी मदद जो है वो फलस्तीन के लोगों के लिए भी पहुंचती थी, बड़ी मदद जो है हिजबुल्लाह के लिए भी पहुंचती थी। क्यों आखिरकार गोलान हाइट्स पर नजरें बनी हुई हैं? क्यों गोलान हाइट्स पर पूरा कब्जा मुकम्मल तौर पर करना चाहता है इसराइल? और जोलानी आखिरकार हमास के लिए, खासतौर पर फलस्तीन के लिए और हिजबुल्लाह के लिए कितना बड़ा नुकसानदेह है? क्योंकि आज जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप भी लगातार तुर्की के बारे में बोल रहे हैं, मैं भी जोलानी के बारे में रिपोर्ट कर रहा हूं, सबसे पहले तो यही सवाल आम मुसलमान पूछ रहा है। मुसलमान तो आप हैं या नहीं, सीधा पूछ रहा है कि भाई आप शिया हैं क्या, आप सुन्नी हैं क्या? ये जो फिरका परस्ती चल रही है, इसको कैसे देखा और समझा जाए, और क्या पूरा मामला है गोलान हाइट्स का? जी, मुझे थोड़ा सा वक्त है, मैं आपको इसको बहुत इजीली मैं आपके व्यूअर्स को मैं समझा दूं कि देखिए, गोलान हाइट्स जो है, ये 1970 में जब असद के फादर क्या नाम था उनका, ये क्या कहते हैं, बाथ पार्टी के, जो बाथ पार्टी थी, बेसिकली मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, और मैं एक लाइन और जोड़ दूं। बाथ पार्टी जब वहां पे आई, जब यूएसएसआर हुआ करता था, तो ये लोग कम्युनिज्म से ज्यादा इंस्पायर्ड रहे, खास करके मतलब जो समाजवाद की तरफ ज्यादा रहे। इससे सद्दाम हुसैन भी बाद में बाथ पार्टी बनाई, तो बाथ पार्टी वहां भी सीरिया में थी। तो हाफिज अल असद जो थे, उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उस जमाने में। तो 1970 में इसराइल ने कब्जा कर लिया था उस पर लड़ाई करके। तो उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर असद के फादर थे, हाफिज अल सदर जो अल असद जो थे, वो उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे। और वो लोकेशन जो है, सारे रेजिस्टेंस ग्रुप की, फिलिस्तीन के या उनके समर्थक की, वो समझिए कि कहते हैं ना कि जान रही है। क्योंकि लेबनान, वहां से लेबनान का पूरा बॉर्डर लगता है वो। और हिजबुल्लाह ने भी, अगर आपको याद होगा, तो हसन नसरुल्लाह साहब ने कहा था कि हम गोलान हाइट्स को लेने का बहुत अच्छा मौका है। तो वो, क्योंकि और इसराइल का प्लान ये है कि लेबनान को हम अपने साथ में मिला लें। तो और क्योंकि वो कह भी रहे कि इसीलिए हिजबुल्लाह और इसको एचटीएस को लड़ाने की बहुत कोशिशें भी हुई है, और हो सकता है आगे फ्यूचर में हो भी जाए। जोलानी को इसीलिए लाया गया ताकि हिजबुल्लाह पे अटैक करे, और फिर पूरा का वो जो रीजन है वो बिल्कुल एक गृह युद्ध के सिचुएशन में, हालात में चला जाए। क्योंकि लेबनान की कोई आर्मी जो है, वो आर्मी कहने भी लायक नहीं है उस लेवल पे, ना मजबूत है ना कुछ है। वहां की जो जान रही है, जिसने इसराइल को हराया जो है, वो हिजबुल्लाह ने हराया था। और इसराइल को छोड़ के भागना पड़ गया था लेबनान का हिस्सा। तो उनको लेबनान को भी लेना है, और सीरिया को रीशेप करना है, मतलब पार्ट पार्ट में बांट देना है, ताकि उनके लिए एक इसराइल जो है सुरक्षित हो जाए, और ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए वो नक्शा जो है उनका, और उनका कदम इसराइल का, वो आगे बढ़ता चले। तो ये है उनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली इसराइल का। अब हम आते हैं कि जो आपने देखा होगा कि जिस तरह की सपोर्ट जा रही थी जब असद की जो सरकार थी उस जमाने में, तो रशिया वहां पे बहुत अच्छी एक ताकत के साथ में, मजबूती से वहां पे खड़ा हुआ था सीरिया के अंदर में।
ईरान का बहुत ज्यादा वहां पे इन्फ्लुएंस रहा है, खास करके रेजिस्टेंस को, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को सपोर्ट करने के लिए, ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है पूरी दुनिया में, और ये खुद इसराइल भी मानता है, और इसी वजह से ये खड़ा भी किया गया, जुलानी को लाया गया। अब आप बताइए कि मुझे तो लगता भी नहीं कि पता नहीं वो मुसलमान है या नहीं मुसलमान है। मैं आता हूँ आपके सेक्टेरियन इश्यूज के ऊपर, जुलानी की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? आपको याद होगा कि जब आईएसआई निकल के आया था तो उनका जो चीफ था अबू बकर अल बगदादी, जिसका नाम था, जी वो उसको सारी दुनिया के एक्सपर्ट और कई एक्सपर्ट ने कहा, हमारे भारत के बड़े बड़े एक्सपर्ट जो फॉरेन पॉलिसी के हैं, आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे उनके भी जो है वीडियो पड़े हुए हैं, कि उसका नाम एलियट शिमोन था। वो बेसिकली मोसाद का 18 साल तक वो एजेंट था, उसको तैयारी मतलब उनको ट्रेंड किया गया था पूरी तरह से अमेरिका में, सीआईए और मोसाद ने तैयार करके, और नाम क्या दिया था? अबू बकर, अबू बकर अल बगदादी, ताकि उससे सुन्नी जो फिरका है वो बहुत ज्यादा उसके साथ में अटैच हो जाए और उनको बदनाम भी किया जाए एक तरह से, और उसी का साथी था ये जुलानी। अलकायदा, फिर उसके बाद जो है ये दाइश, और ये इतने खूनखार आतंकवादी हैं, इतने खूनखार आतंकवादी हैं, और इन्होंने हमेशा फिलिस्तीन का नुकसान किया है। इनकी हिस्ट्री उठा के देख लें आप, इन्होंने मुसलमानों का नुकसान किया है, इन्होंने मानवता का जो है नुकसान किया है, और जो है जो वहां की जो सिचुएशन जो पूरी रही है, तो उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार ये जुलानी एंड कंपनी तो है ही, ये आतंकी एंड कंपनी। और ये प्रॉक्सी, अगर मैं कहूँ वेस्ट की प्रॉक्सी है, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर लंबे इंटरव्यू में जाएंगे तो जनता को समझने में मुश्किल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। पर हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जब कुछ महीने पहले मैंने एक इंटरव्यू किया अमरीश मिश्रा साहब का, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि आने वाले दिनों में सीरिया में जो वर्ल्ड वॉर 3 जो है छिड़ सकता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आएंगी, क्योंकि इस जंग को पूरी तरीके से सीरिया में डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और सीरिया में जब डाइवर्ट ये जंग होगी तो रशिया भी आएगा, चीन भी आएगा, तुर्की भी आएगा, इराक भी आएगा, सीरिया, और ये तमाम मुल्क जो हैं आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे। क्या ऐसा कोई अंदेशा आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल। लेकिन मुझे अभी नहीं लगता है, क्योंकि उसके हालात क्या, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जो अभी इसराइल हमला कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, एग्रेशन दिखा रहा है सीरिया के खिलाफ में, तो क्योंकि उसका रीजन है कि मुझे लगता है जब तक क्योंकि वहां पे मैं एक चीज और नुक्ते पे आपके रोशनी डालने की मैं कोशिश करता हूँ, कि इसराइल में भी 15 दिन जो है, क्योंकि उसने समर्थन वापस लिया है यूटीजी ने इसराइल के अंदर में, तो नेतन्याहू के लिए वहां के संविधान और वहां के कुछ टेक्निकल पेज की वजह से 15 दिन का वक्त है। अगर ये 16 दिन या 18 दिन निकल गया, इसी वजह से इसराइल के मीडिया भी बता रही है कि कुछ दिन तक ये हमले जारी रहेंगे, तो ये फेज निकल जाएगा, और फिर उसकी जो सरकार है वहां की, क्योंकि एक वोट अभी काफी एक्स्ट्रा है इसके पास में, नेतन्याहू के पास में, नेतन्याहू की पार्टी के पास में समर्थन का, तो फिर उसके बाद उस नेतन्याहू की गवर्नमेंट नहीं गिर सकती। तो इस तरीके के जो वहाँ की मीडिया जो है वहाँ पे चीजें चल भी रही हैं, और अगर आप स्टडी करेंगे तो इस तरह की चीजों को आप समझेंगे भी। अब आता हूँ मैं अमरीश मिश्रा साहब की बात पे, वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। उसका रीजन है, आपको मैं थोड़ा सा 2 मिनट अगर आप मुझे दे तो मैं समझा दूं। जी जी क्योंकि जी जी जी। देखिए ये दुनिया जो है यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, बहुत ही एक कहते बहुत तेजी से आ रहा है, और अमेरिका और इसराइल डूबता हुआ जहाज है। इस बात को लोग लिख लें, क्यों डूबता हुआ जहाज है आपको मैं बता रहा हूँ। इतना बड़ा इन्होंने जो भौकाल खड़ा रखा था, इन्होंने जो पूरा इनकी जो डेटरेंस या इनकी जो हेजमनी थी, वो कुछ चीजों पे ही कायम है। पहला था उनका F-35, ईरान ने उसको गिरा दिया। दूसरा था आयरन डोम, थार, पैट्रियोट, और उसके बाद जो है डेविड स्लिंग, इस तरह के जितने, हाँ, एरो 1, एरो 2, एरो 3, जो भी इनके जितने भी डिफेंस सिस्टम रहे, वो सबको ईरान ने जो है ध्वस्त कर दिया, इनकी हेजमनी को ध्वस्त कर दिया। जिसकी जो ताकत का जो गुरूर था इसराइल, अमेरिका और वेस्ट को, उनकी मिसाइलों ने ईरान की सब खत्म कर दिया। उसके बाद आप आइए, इनकी जो जिस पर इनकी हेजमनी कायम है वो मोसाद, मोसाद की बिल्डिंग को उड़ा दिया। और फिर बाकी भी जो ईरान में जिस तरह से ईरान ऑपरेशन कर रहा है वो अपने अंदर में, तो उस पर भी किस तरह की चीजें चल रही हैं वो आपके नजर में मीडिया में आ रहा है, हम सब मीडिया को पढ़कर समझ पा रहे हैं। और उसके अलावा जो इनका जो एक बचा हुआ है
वो है, कहते हैं दो चीज बची हुई, एक है डॉलर, वो भी ब्रिक्स जिस दिन भी लॉन्च कर देगा अपनी करेंसी, उस दिन का डॉलर भी गया, तो इनकी पूरी हेजमनी खत्म, जिसके ऊपर इनकी ताकत और जो गुरूर और जो एग्रेशन, जो पूरी दुनिया को ये बर्बाद करते रहते हैं ऐसे कर करके, क्योंकि इनको सारी चीजों को लूटना है, जो जितने भी रिसोर्सेज हैं दूसरी कंट्रीज के, वो ये लूटते हैं। जैसे इराक में भी वॉर किया तो सबसे पहले वहां के जो उपराष्ट्रपति थे डिक चेनी, उनकी कंपनी को पूरा ऑयल का ठेका दे दिया था, अटैक करने के 2-3 दिन के अंदर में, कुछ दिनों के अंदर में इस तरह की चीजें थी, मतलब एक आध दिन आगे पीछे शायद हो सकता है, मेरे जहन से निकल गया, लेकिन इस तरह की चीजें हुई थी। तो दरअसल अब जो लड़ाई है, मेन सुपर पावर वही रहेगा जिसके पास में, और वही दुनिया को लीड करेगा। मेन सुपर पावर भी नहीं, अब तो मल्टी जो है कहते हैं पोलर वर्ल्ड का जमाना आ गया है, तो उसमें 3-4 चीजें और डिसाइड करेंगी। उसमें रेयर अर्थ जिसके पास में होगा, वो जो है लिथियम जिसके पास में होगा, वो आने वाले वक्त में राज करेगा। और इस मामले में अफगानिस्तान में भी लिथियम और सारी चीजें पाई गई हैं, जो वहां की मीडिया में अगर आप देखेंगे, और उस पर चीन के साथ में उनका ज्यादा अभी घनिष्ठता बढ़ गई है, बहुत नजदीकियां बढ़ गई हैं। और दूसरी चीज जो है, यूक्रेन में भी जो पाया गया है, एक शेव चंकू ऐसा कुछ करके नाम है यूक्रेन का, एक तो 70% जो एरिया था यूक्रेन का जहाँ पे मिनरल्स भरे हुए थे, वो रशिया ने कब्जा कर लिया है। उसके अलावा जो रेयर अर्थ मिनरल्स का जो हब था, जो मतलब वहां पे बहुत बड़ा भंडार है, जिसके लिए ट्रंप ने जो है जेलेंस्की को बुला करके पूरा मुआहदा किया था, पूरी जंग मुसल्लत की गई थी अगर कहा जाए तो यूक्रेन पे। उसका एक इकोनॉमिक नजरिया ये था अमेरिका और वेस्ट का, कि हमारे कब्जे में आ जाएगा तो फिर हम तो फिर राज करेंगे। तो क्योंकि फ्यूल का जमाना जा रहा है, आने वाले 10-20 सालों में वो खत्म हो जाएगा, उस पर भी रशिया ने कब्जा कर लिया। तब ट्रंप के हाथ में वो कहते हैं कि जो कुछ मिला नहीं पूरे वेस्ट को ही, इस वजह से पूरा वेस्ट इसराइल बौखलाया हुआ है। तीसरी चीज जो आपको मैं बता दूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके दर्शकों को समझनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो अभी नेक्स्ट जनरेशन में जो आने वाले फ्यूचर में जो है जो काम आएगा, वो है गैस। गैस का जो सबसे बड़ा जो फ्यूचर फ्यूल जो है, सबसे ज्यादा रशिया के पास में, दुनिया में नंबर 1। और अमेरिका और वेस्ट के साथ में कैसे रिश्ते हैं वो आपको पता ही है। तो ये पूरी उनकी गर्दन जो है वेस्ट की, वो रशिया के हाथ में है। दूसरा जो सेकंड लार्जेस्ट फ्यूचर गैस फ्यूल है जो माना जा रहा है, तो वो सेकंड लार्जेस्ट जो गैस का जो भंडार है, वो ईरान के पास में है। तो आप समझ में आ रहा है आपको? अब तो इसलिए ईरान से ज्यादा वो अभी किसी भी तरह से वहां पे रिजीम चेंज कराना चाह रहे हैं। वो तो 40 साल से कर रहे हैं कोशिश, लेकिन अभी तक तो कामयाब नहीं हो पाए हैं, और मुझे नहीं लगता वो कामयाब हो भी पाएंगे, क्योंकि डॉक्टराइन ही उनकी गलत है। मैं एक लाइन और जोड़ दूं, गजा जो फिलिस्तीन है, वहां पे भी गैस की बात आई है, और कई मीडिया जो है इसको कवर करते रहे शुरू से, कि वहां पे भी गैस और ऑयल और फ्यूल जो है बहुत बड़ा भंडार है। तो इसलिए भी अगर फिलिस्तीन भी अगर चला गया इनके हाथ से, मैं अगर इनके इकोनॉमिक नजरिए से अगर बात करूं, तो समझ लीजिए फिर उनके पास बचेगा क्या? करेंगे क्या वो? तो पूरी तरह से ईस्ट पे डिपेंड हो जाएंगे, चाइना पे डिपेंड हो जाएंगे, इंडिया पे तो डिपेंड हो जाएंगे, वो मतलब अफगानिस्तान पे डिपेंड हो जाएंगे, वो ईरान पे डिपेंड हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए जो है ये बिल्कुल अस्तित्व का, जो कहते हैं हिंदी में जो शब्द है, बिल्कुल उनके लिए वो एक एग्जिस्टेशनल एग्जिस्ट करने का उनका जो पूरा जो खतरा पैदा हो गया है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जिसको कहते हैं, तो उनके अपने अस्तित्व पे खतरा है ये बेसिकली, इसराइल के, वेस्ट के इस। अब मुझे एक चीज और मैं जोड़ दूं कि आने वाले वक्त में मुझे लगता है ये जो वहां गया था क्या कहते हैं कि नेतन्याहू ट्रंप से मिलने के लिए, तो और कल भी ईरान ने तो उनके सुप्रीम लीडर जो है ईरान के आयतुल्लाह अली खामनाई, उन्होंने भी धमकी दी कि अगर उसने जो है कल अचानक से उनका जो है बयान आया है जी, कि अगर इसराइल ने कुछ गलती करने की कोशिश की, तो आप पूरी तरह से उससे खतरनाक जवाब दें, और आप रेडी रहें। अपनी सेना को कहा है, आईआरजीसी को कहा है। तो समझ लीजिए कि ये सारी चीजें जो है, ये लड़ाई जो है यूनिपोलर वर्ल्ड को मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की लड़ाई है। आपको इसको कई नजरिए से देखना पड़ेगा, पॉलिटिकल नजरिए से भी देखना पड़ेगा, मजहबी नजरिए से भी देखना पड़ेगा, सोशल नजरिए से भी देखना पड़ेगा। और जहां तक आपका जो एक अहम सवाल था कि क्या जो है सीरिया जो है वर्ल्ड इसका जो है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ जो है वो कोई सेंटर बनेगा, तो आपको बता दो फिलिस्तीन ही सेंटर बन चुका है। फिलिस्तीन ही जो है वर्ल्ड वॉर 3 तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन रीजनल वॉर जो है पूरी, उससे पूरी दुनिया इफेक्ट तो होगी ही होगी, क्योंकि फ्यूल का जब रेट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हम भी बचे नहीं रहेंगे। हमारे पास भी
महंगाई और सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। हमारे 1 करोड़ लोग भारत के मिडिल ईस्ट में रहते हैं, उनकी नौकरी पे खतरा आएगा, तो हम लोग भी इफेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसराइल, ईरान या मिडिल ईस्ट होंगे। अब रही बात, मैं एक लाइन और मैं जोड़ दूं, वो मेरे जहन से निकल गया था, कि जहां तक आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था इसको लेकर के, मैं इनडायरेक्टली वे में चीजें बोल, हालांकि इसको आप एडिट कर दीजिएगा इनडायरेक्टली वर्ड को, कि अरब के जो बादशाह जितने भी हैं, इनकी जो पॉलिसी है उसको आपको समझना पड़ेगा। ये चाहते हैं कि हम इजराइल के पास में लेट जाए, साष्टांग नमस्कार उनको करते रहें, तो शांति रहेगी और हमारी सरकार बनी रहेगी। ठीक है, तो ये जो उनकी पॉलिसी है, ये पूरी तरह से पिछले, आप जब से सल्तनत उस्मानिया गई है और जब से जो एक अलग अलग जो इजरायली सपोर्ट वाले जो आइडियोलॉजी खड़ी की गई वर्ल्ड में, मतलब मिडिल ईस्ट में, तो वो जो है अब वो भी थक गई है। अब उनको सबसे बड़ी उनको थ्रेट ये आ गया कि इधर कुआं है पीछे तरफ, अब आगे खाई है। इजराइल के साथ तो जनता उखाड़ फेंकेगी हमें, और अगर हम उसके साथ ईरान के साथ में जाते हैं और फिलिस्तीन के साथ में जाते हैं, तो फिर हमें इजराइल अमेरिका नहीं छोड़ेगा। तो अभी देखिए कितने शर्म की बात है कि मतलब आप इतना बड़ा जहाज, इतने हजारों करोड़ दे रहे हैं जहाज ट्रंप को लेने के लिए, और एक जो है आप खाने का पैकेट गजा में नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो मतलब मैं तो इनको यहूदी मानता हूँ, माफ कीजिएगा, ये यहूदियों का नया वर्जन है। ये जितने बादशाह, मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आम अरब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जितने भी बादशाह हैं ये सब यहूदी हैं, इनका यहूदीकरण हो चुका है बहुत पहले ही। तो इन बादशाहों से उम्मीद करना कि अल्लाह इनको हिदायत दे दे या कुछ इनके अंदर में बदलाव आ जाए, तो ये आग से नरमी करने वाली जैसी उम्मीद है ये। और देखिएगा जैसे ये जंग बढ़ेगी आगे, कल को खुदा ना खास्ता कुछ मिडिल ईस्ट ज्यादा जंग की तरफ बढ़ता है, तो सबसे पहले इनका भी इतिहास और भूगोल और कितनी सरकारों का बदल जाएगा मिडिल ईस्ट के, वो भी आपको सामने आएगा। तो इसको भी नहीं भूलना चाहिए। मुझे जो लग रहा है ऐसा जो हालात है वहां के, क्योंकि जनता का तो फिलिस्तीन के साथ में है, और जो ये जितने भी बादशाह हैं ये सो कॉल्ड, और जितने, क्योंकि उसका एक और भी आप समझ सकते हैं उस तरीके से कि अभी तक तो इनके खानदान, इनकी औलादे जो हैं ये अय्याशी कर रही हैं, वो फ्यूल के ऊपर में, ऑयल की जायदाद के ऊपर में। लेकिन जब वहां पे एक जो कहते हैं कि इस्लामिक टाइप का निजाम आ जाए, या वहां के जो और भी डेमोक्रेसी आ जाए, पूरे डेमोक्रेसी ही हम मान लेते हैं, डेमोक्रेसी ही आ जाए वहां पे, तो फिर अवाम के लिए फिर सारी चीजें खुल जाएंगी। फिर उनका, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से जो भेजा जाता है कि ये खैरात है, ये ज़कात है, ये मदद है, तो पूरी दुनिया के मुसलमानों में जाएगा, तो फिर सारे पूरी दुनिया के मुसलमान मजबूत होंगे, तो इसराइल और अमेरिका की हालात जो है खराब हो जाएंगी इस वजह से, क्योंकि वो पढ़ने नहीं देता है, इसराइल अमेरिका मुसलमानों को पढ़ने नहीं देता। एक यूनिवर्सिटी आप बताइए ना जो इंटरनेशनल लेवल पे मुसलमानों के लिए कोई खोली इन लोगों ने, ये तो आयतुल्ला अली खामनाई ने उठाया था। मैं उन्हीं की बातों को आपके सामने रख रहा हूँ कि आज तक आप लोगों ने काम नहीं किया, इतना पैसा, इतनी दौलत, सब कुछ होने के बावजूद, जितना आप इजराइल अमेरिका को सब पैसा देते हैं और किसी के पास तो जाता नहीं है, या फिर आप अय्याशी करते हैं। तो आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात को इंटरप्ट करते हुए आगे बढ़ाना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कोई काम नहीं करते। काम कैसे नहीं करते? मुसलमान के ऊपर हमला होता है या मुस्लिम देश को मारा पीटा जाता है तो एक निंदा संगठन बना हुआ है, वो आकर के निंदा कर देता है, और उस निंदा संगठन में कोई खर्चा तो होता है ना, क्योंकि तमाम देशों के आते हैं, खाने पीने के खर्चे होते हैं, आते हैं, बैठते हैं, सब बैठ करके एक ही साथ बात कहते हैं कि चलिए कुछ नहीं समझ आता तो निंदा करते हैं। क्या आप मानते हैं कि निंदा संगठन बन चुके हैं ये मुस्लिम देश? ये शुरू से ये बने ही हैं। देखिए अगर ऐसा होता तो जो बात कई बार उठी है कि जैसे नाटो की अपनी सेना, वैसे इस्लामिक कंट्री को भी सेना होनी चाहिए थी, मुस्लिम कंट्री को भी की सेना होनी चाहिए थी। लेकिन इसराइल अमेरिका अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि जितने भी अरबियन कंट्री हैं वही लीड करते हैं, और जितने अरब बादशाह हैं वो सब गुलाम है इसराइल के। और या गुलाम क्या, वो 90% यहूदी हो चुके हैं जो बादशाह हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो इनको भी झेलना पड़ेगा, याद रखिएगा, क्योंकि अभी सिचुएशन आ गई है कि अमेरिका इसराइल का रिकॉर्ड है, जो भी उसके साथ में गया है सबसे पहले वही डूबा है। अब इतिहास उठा के देख लीजिए।